वो कहते हैं ना, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आज ही के दिन 17 दिसंबर 1903 को ऐसे ही इरादे लिए दो भाइयों ने पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बदल कर रख दिया। हर किसी की ना सुनते सुनते, हर किसी का पागल है सुनते सुनते, हर किसी का बेवकूफ सुनते सुनते अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर दिया। और वो कहते हैं ना कि दुनिया तो पागलों ने ही बदली है। अरे समझदार आदमी तो ये 15 मिनट की वीडियो में कुछ क्षण जो गलतियां होंगी उन्हें ढूंढेंगे। तो आइए इस चलचित्र में बात करते हैं और इस चलचित्र के माध्यम से सीखते हैं कि हमेशा स्वयं पर विश्वास रखें। देखिए, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है, ऐसे कोई भी विशेषज्ञ नहीं है, अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, जो हमेशा सटीक रहे। तो ऐसा नहीं है कि विशेषज्ञों की बात नहीं माननी चाहिए, विशेषज्ञों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वो इस चीज में या कोई भी क्षेत्र हो उसमें अव्वल होते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण लिया हुआ होता है, उनको एक तजुर्बा होता है। लेकिन बात जब आती है खुद पर विश्वास करने की, तो सबसे पहले खुद पर विश्वास कीजिए, क्योंकि देखिए यही चीज है। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसपे अगर वो ही करना है जो दुनिया कर रही है, तो दुनिया के साथ चलते रहिए, चाहे वो कोई संस्थान हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ है। लेकिन कुछ अलग करना है ना हटके, तो कुछ ना कुछ तो अलग करना ही होगा। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं जो हमें ये सारी चीजें समझाती है। और साथ में जिस कहानी का हम वर्णन करते हैं, हम वर्णन कर रहे हैं 8 दिसंबर 1903 का, जब न्यूयॉर्क टाइम ने अपने ऑडिटोरियल में लिखा था कि इंसानों को लेकर उड़ने वाला विमान बनाने में जितने इंजीनियर लगे हैं और जितनी संस्थाएं लगी है, उनको कम से कम 10 लाख साल लगेंगे अभी। और वो उन्होंने इंडिविजुअल खुद में नहीं कहा था, वो जो तजुर्बा लिया था, जो शोध हुए थे तब तक के, वही चीजों के शोध के, उसी चीज के अनुभव के तथ्यों के आधार पर ये कहा था। लेकिन मात्र 9 दिन बाद 17 दिसंबर को दो भाइयों ने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया। सारी संस्थाएं, सारे विशेषज्ञ, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, एक्सपर्ट थे, उन सभी को गलत साबित कर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। सबसे पहले कोटनाला परिवार की संपूर्ण टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। तो आज बात करेंगे ऐसे दो भाइयों की जिन्होंने आविष्कार की दुनिया में, और आधुनिक आविष्कार की बात करें तो इतनी बड़ी रेखा खींच दी है। अभी जो हम इस चलचित्र में बात कर रहे हैं, इस वीडियो में बात कर रहे हैं, तो इसी क्षण लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान हवाई माध्यम से यात्रा कर रहे होंगे। और आज की डेट में सबसे सुरक्षित और सबसे सुविधापूर्ण यात्रा है ये। लेकिन ये आज की बात है। जरा बात कीजिए 2 शताब्दी पूर्व हम चलते, किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और ये जो हवाई उड़ान में आज हम बिल्कुल आराम से विश्वास से उड़ते हैं, इसको, ये विमान यात्रा को सुनिश्चित करने में बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया, अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बहुत से लोग हैं जिन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा, और बहुत से लोग हैं, बहुत से व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जो ये परीक्षण करते करते, और उनको दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये इतना आसान नहीं था जितना है। तो आज बात करेंगे उन दो भाइयों की, उन दो राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने स्वर्णिम इतिहास लिखा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ और व्यक्तियों की, देखिए, जो सफल नहीं हुए विमान बनाने में। ऐसा नहीं है कि उनकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। उन्हीं के शोधों से, ये एक व्यक्ति का काम नहीं था, ये काफी समय पहले से चल रही थी शोध। तो ये बहुत गलत होगा कि यदि हम किसी और को याद ना करें, और विशेषकर एक ही तबके को याद करें, क्योंकि देखिए जो सफल नहीं हुए उनका भी बहुत बड़ा योगदान है आज के हवाई विमान में। तो ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी 15वीं शताब्दी के महान खोजकर्ता, एक महान पेंटर और थ्योरिस्ट लियोनार्डो दा विंची द्वारा। दरअसल वो पंछियों की उड़ान पर रिसर्च किया करते थे, उनको गौर से देखते थे, और उन्होंने अपनी बहुत सी प्रसिद्ध पेंटिंग्स में इनको दर्शाया भी है। उनकी प्रसिद्ध पेंटिंग्स में से हम बात करें तो द फ्लाई मशीन,
फ्लाइंग स्क्रू जो आजकल का हेलीकॉप्टर होता है वो उन्होंने पहले ही दर्शा चुके थे। उसके साथ साथ में पैराशूट का भी अध्ययन, पैराशूट भी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में दर्शाया था। इतने महान थे वो। लेकिन सन 1519 में वो इस संसार को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए। तो पहला प्रयास वो माना जाता है। दूसरा प्रयास की हम बात करें, दूसरा प्रयास फ्रांस के दो भाई जिन्होंने एयर बलून का निर्माण किया था, जोसेफ मिशेल और उनके भाई जैक मोंटोग्लिफर। इन दोनों को एयर बलून्स का निर्माता कहा जाता था। तीसरा प्रयास की बात करें तो तीसरे प्रयास में एक महान खोजकर्ता की हम बात करेंगे जिनको राइट ब्रदर्स भी फॉलो करते थे, उनका अनुकरण करते थे। इन्होंने पैराग्लाइड की दुनिया में इन्होंने कदम रखा। इन्होंने पैराग्लाइड, सबसे सफल पैराग्लाइड बनाया था इन्होंने। ये थे ऑटो लिलिएंथल गुरु थे और राइट ब्रदर्स ने इन्हीं के शोधों को आगे लेके गए। लेकिन दुर्घटनावश इनकी 1895 में एक परीक्षण के दौरान की मृत्यु हो गई। ये संसार को अलविदा कहकर चले गए। 1896 की बात है। बाद में इन्हीं के शोधों को आगे राइट ब्रदर्स ने भी आगे बढ़ाया। और चौथा प्रयास जो कहा जाता है, चौथा प्रयास, उनको ब्राजील के हवाई जहाज का निर्माता भी कहा जाता है। उनको हीरो ऑफ नेशनल की उपाधि भी दी है। वो थे एल्बर्टो सेंटोस को ब्राजील। तो चौथा जो प्रयोग था वो माना जाता है इनको। पांचवें प्रयोग में आते हैं राइट ब्रदर्स जिन्होंने सारे शोधों को अपने साथ लिया। लेकिन दरअसल उस समय सबसे बड़ी जो परेशानी आ रही थी, देखिए ग्लाइडर बन चुके थे, ग्लाइडर का निर्माण कर चुके थे ऑटो लिलिएंथल, लेकिन जो उस समय के जितने भी प्रकरण थे, ये बहुत सारे जो व्यक्ति थे, बहुत सारी संस्थाएं इनको बना रही थी। सबसे बड़ी परेशानी, जो चैलेंज आ रहा था उस समय ये आ रहा था कि विमान उड़ तो जा रहा था लेकिन एक सफलतापूर्ण, यानी वो नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल हो रहा था उसमें। तो नियंत्रण बनाना बहुत मुश्किल था। विमान हवा में चला जाता था लेकिन बहुत बार दुर्घटना हो जाती थी क्योंकि नियंत्रण संतुलन नहीं बना पाते थे। तो राइट ब्रदर्स को इसलिए श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसा जहाज उन्होंने बनाया कि जो नियंत्रण पर काम करते रहे। बाकी जितने भी थे शोधकर्ता वो मशीन की पावर बढ़ाने में लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने कुछ अलग सोचा। तभी तो हमने शुरुआत में ये बात की, कुछ तो अलग सोचना पड़ेगा। इन्होंने मशीन की पावर में इन्होंने कि नियंत्रण कैसे रखा जाए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो इन्होंने करके दिखाया। तभी राइट ब्रदर्स को ही माना जाता है एयरप्लेन बनाने वाला। तो अब आते हैं कहानी। तो 1867 में अमेरिका के इंडियाना में जन्मे ऑलविल राइट और उनके छोटे भाई 1871 में जन्मे विल्बर राइट, यानी राइट ब्रदर्स, जिनके पिता बिल्टन राइट एक फादरी थे और जिनकी माता सुजैन कैथरीन थी। तो 5 भाई बहनों में ये दोनों भाई जो थे वो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। दरअसल ये तो ऐसा भी माना जाता है कि कई बार इनकी शरारतों के चलते इनको स्कूल से भी निकाल दिया गया। तो ये दोनों भाई बिल्कुल अलग रहते थे। जहां इनके और भाई बहन, जो इनके और दोस्त रहा करते थे, बच्चे रहा करते थे अड़ोस पड़ोस के, वो आपस में खेला करते थे। ये दोनों भाई बचपन से एक साथ रहते थे। इनको खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इनकी जिज्ञासु बहुत ज्यादा थी। ये जिज्ञासु थे, ये परीक्षण, ये पंछियों को देखा करते थे, कभी कुछ शोध कर दिया। और इनके ऑब्जर्वेशन जो शक्ति थी वो बहुत पावरफुल थी। तो बचपन से दोनों भाई अलग रहते थे और कुछ अलग नेचर के थे। दरअसल असलियत में 1877 में जब इनके पिताजी इनके लिए एक खिलौना लेके आए विमान, वहां से इनकी जिज्ञासु शक्ति एकदम से आगे बढ़ी। इनके पिताजी जो प्लेन लेके आए थे, दरअसल प्लेन जो खिलौने वाले प्लेन थे वो शुरू हो गए, मतलब वो तो बनने पहले से ही शुरू हो गए थे, तो वो लेके आए। तो इन दोनों भाइयों को वहीं से जिज्ञासा जागी। ये दोनों भाई, वो खिलौना तो कुछ समय बाद टूट गया। खैर, दोनों भाइयों ने मिलजुल कर उस खिलौने को दोबारा बना लिया। तो दोनों सोचा करते थे कि ये जो खिलौना है, ये खिलौना हमारी छत तक जा सकता है, तो ये छत से ऊपर भी तो जा सकता है। तो वहीं से जो इनकी क्रिएटिविटी हुई है, वहीं से इनकी कल्पना शक्ति जागृत हो गई। बहरहाल धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ता रहा और इन्होंने, जो इनके बड़े भाई थे, उन्होंने, ऑरविल ने 10 तक ही पढ़ी। 10वीं कक्षा के बाद इन्होंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि
पढ़ाई लिखाई में पहले हम लोग बात कर चुके हैं, इतने अच्छे नहीं थे फिलहाल पढ़ाई लिखाई में। इनका जो छोटा भाई था वो आइस हॉकी खेला करता था, उन्हें खिलाड़ी बनने की जिज्ञासा थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक बार उनके भाई को आइस हॉकी खेलते समय इतनी गंभीर चोट लगी, चोट के कारण उनके शरीर में तो फर्क पड़ा, लेकिन साथ साथ में मेंटली भी, मानसिक रूप से बहुत ज्यादा उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो गई। तो जब बाद में जो बड़ा भाई था, उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोलने का विचार किया। उन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोली। तो जब वो छोटे भाई को ये लगा कि अपने खिलाड़ी तो नहीं बन पाऊंगा, तो उन्होंने भी सोचा कि उन्होंने भी अपने स्कूल छोड़कर अपने भाई के साथ प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद दोनों की संघर्ष भरी कहानियां चलती रही। उन दोनों ने एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया 1800 के समय पे, वो था द वेस्ट न्यूज करके एक न्यूज़पेपर चालू किया, वो भी बंद करना पड़ा, बहुत बुरी कदर से पीटा, वो बंद करना पड़ा। छोटे भाई ने सोचा कि मैं पतंग का व्यापार करूंगा, तो उन्होंने पतंग बनाने की मशीन लेके आ गए, वो भी पूरा बंद हो गया। बड़े भाई ने जब प्रेस बंद हो गई, उन्होंने सोचा मैं कॉमर्शियल प्रेस में हाथ में आजमाऊंगा। तो दोनों ने बहुत काम किए। अब दरअसल कुछ रोजगार के लिए, कुछ गुजर बसर के लिए कुछ तो करना, तो उन्होंने बहुत काम किए, लेकिन सारे काम में विफल होते रहे और बिल्कुल टूट चुके थे। लेकिन वो जिज्ञासु थे, उनकी कल्पना शक्ति बहुत थी, वो हर काम से कुछ ना कुछ सीख रहे थे, बहुत काम किए जिंदगी में। असली मोड़ तब आया जब 1800 के अंतिम वर्षों की बात है। उस समय अमेरिका एक अलग लेवल में, यानी आधुनिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। साइकिल उस समय बहुत चलता था, साइकिल व्यापार। तो दोनों भाइयों ने विचार किया कि हम क्यों ना साइकिल का व्यापारी बने, साइकिल का बिजनेस शुरू करें। यहां पर चल गया उनका व्यापार। उन्होंने 3 ब्रांड साइकिल के लॉन्च किए और तीनों में उन्होंने इतना अच्छा कारीगरी, क्योंकि कल्पना शक्ति तो थी और उस समय साइकिल का चलन बहुत ज्यादा था। उन्होंने 3 ब्रांड लॉन्च किए, तीनों के तीनों बहुत अच्छे चल गए। वहां से उन दोनों भाइयों को नेम और फेम मिल गया, वहां से उनको लोग जानने भी लग गए, उन पर कुछ पैसा भी आ गया। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। उनको आया अपना सपना याद, जो बैट यानी चमगादड़ का सपना जो उन्होंने बचपन में किया था। दरअसल इसकी भी शुरुआत हुई थी सन 1889 के एक लेटर जो बड़े भाई ने, ऑरविल ने लिखा था। वो उन्होंने लिखा था स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट के नाम। दरअसल वो जानना चाहते थे कि उनकी जिज्ञासा बड़ी की, क्योंकि उस समय बहुत सारे शोध चल रहे थे एयरप्लेन बनाने में, हवाई जहाज बनाने में। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जानकारी इकट्ठा करूं। तो जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने वहां इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन अप्लाई की और वहां से उन्होंने, दोनों भाइयों ने पढ़ना शुरू कर दिया। तभी तो बोलते हैं ज्ञान पे बहुत शक्ति होती है। उन्होंने जितने भी रिसर्च हुए थे, शोध हुए थे, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। 4-5 साल उन्होंने बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से इस पे लगा दिया। अब शुरुआत में तो वो अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने ये किया, लेकिन बाद में उन्होंने एक मनोरंजन के लिए किया गया काम, क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति थी, बाद में उन्होंने ये जुनून पे बदल दिया। बाद में वो पूरा का पूरा उन्होंने ध्यान लगा दिया एयरप्लेन बनाने में। साथ में जो हम पहले बात कर चुके हैं, ऑटो लिलियंथल, जिनको उन्होंने गुरु माना था। तो सन 1896 में जब वो इस संसार को छोड़कर अलविदा कहकर चले गए, उन्होंने उनके शोध भी पढ़ना शुरू कर दिए। उसके बाद दोनों भाइयों ने शुरू कर दिया अध्ययन, किस प्रकार एक अच्छा हवाई जहाज बनाया जाए। देखिए ये बात तो में बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उस समय बहुत नुकसानदायक था, बहुत ज्यादा परेशानी वाला था और बहुत एक गंभीर मामला था। दरअसल उस समय क्या हो रहा था कि जितने भी शोधकर्ता थे वो दुर्घटनाओं का उनको सामना करना पड़ रहा था। ये देखिए, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती। खुद ही सोचिए, अगर हमने आज की डेट में भी सोचिए, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग होंगे, हम लोग जो हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज में बैठने से भी डरते हैं। लेकिन उस समय सोचिए, अपनी खुद की मशीन बनानी है और परीक्षण के दौरान कूदना तो खुद ही है, ऊंचाई से, पहाड़ से कूदना तो खुद ही है। कूद गए, अगर मशीन काम कर गई तो ठीक है, मशीन काम नहीं करी तो नीचे गिरकर मौत ही है। अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। लेकिन वो बोलते हैं ना, जो जुनूनी लोग होते हैं ना, वो मौत से भी नहीं डरते। उनको तो बस कुछ देना होता है संसार को, वो देने के लिए ही आते हैं। तो देखिए, ठान तो लिया था, लेकिन अब परेशानियों का दौर शुरू हो गया था। दरअसल दोनों भाई
उन दोनों भाइयों ने उस समय क्या हुआ होता था कि जो भी विमान पर शोध करते थे उनका पूरा फोकस रहता था कि किस प्रकार हम विमान की इंजन की पावर बढ़ाएं, शक्ति बढ़ाएं। लेकिन राइट ब्रदर ने कुछ हटकर सोचा। वो क्योंकि साइकिल का काम किया करते थे, साइकिल के व्यापारी थे, तो उनको ये लगा, उन्होंने ये पाया, उन्होंने पंछियों के ऊपर अध्ययन किया तो उन्हें ये लगा कि पंछी जो होते हैं, पक्षी, वो जो मूवमेंट करते हैं संतुलन बनाने के लिए अपने पंखों को थोड़ा लहराते हैं, मतलब इस तरह से संतुलन बनाते हैं कि एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे, इस तरह से। तो उनके दिमाग में विचार आया कि क्यों ना अब अगर हमें सही तरीके से कोई भी ग्लाइडर या विमान बनाना है तो हमें सबसे जो मेन काम करना होगा वो करना होगा, हमें उसको संतुलित करना पड़ेगा, जो उस समय बहुत बड़ा चैलेंज था एक प्रकार से, क्योंकि हर कोई तो कुछ अलग कर रहा था, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही थी। अब उन्होंने अपना पूरा फोकस लगा दिया किस पे, किस प्रकार हम विमान को नियंत्रण में लेके आए। लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष था। उन्होंने जितने पैसे कमाए थे साइकिल व्यापार में, उन्होंने सारे के सारे उस पर लगा दिए कि किस प्रकार ग्लाइडर बनाया, एक अच्छा ग्लाइडर बनाया जिस प्रकार से वो चाहते थे। लेकिन उसके बाद भी समस्या, उसके बाद ये समस्या जब पहुंचे वो इंजन लेने के लिए, तो उस समय की जितने भी इंजन निर्माता कंपनीज थी उन सब ने उन्हें इंजन देने से मना कर दिया। बोला कि ये जो तुमने ढांचा बनाया ये ढांचा ही बेकार है, बाकियों का ढांचा देखो ना, बाकियों का ढांचा इस प्रकार है, तुमने कुछ अलग ही ढांचा बनाया, तो हम तुम्हें इंजन नहीं देंगे। आप सोचिए, जिस चीज को अपने पूरे जुनून से आदमी करना चाहे और उसके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लग जाए, या जो उस क्षेत्र में इतने प्रख्यात हैं, अरे जो इंजन बना रहे हैं वो कितने बड़े, जो कंपनी बना रहे हैं इंजन की, या जिनकी कंपनी में इंजन ही बनते हो, वो कितने प्रशिक्षित लोग होंगे, कितने विशेषज्ञ होंगे, तो उन्होंने इंजन लेने से ही मना कर दिया। एक छोटा सा किस्सा और है, इसी को आगे लेके चलते हैं। एक किस्सा और है कि बात है 1901 की, जिस समय वो सफल भी नहीं हुए थे। 1901 में उनके एक मेंटोर थे, उनके मेंटोर थे ऑक्टेव स्मूथ। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया, एक वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग थी उनमें, वहां पर उन्होंने उनको स्पीच देने के लिए बड़े भाई को इनवाइट किया, विल्बर को इनवाइट किया। तो जब उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया तो उनके इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये कहा कि ये विल है और ये भी विमान निर्माताओं शोधों में लगे हुए हैं, लेकिन इनको भी वही चैलेंज आ रहे हैं जो चैलेंज हर किसी को आ रहे हैं, जो चैलेंज मुझे आ रहे हैं, यानी किस प्रकार हम इंजन की शक्ति बढ़ाया जाए। अब विल उनको आइडियल मानते थे, उनको आदर्श मानते थे, उन्हें मेंटर मानते थे, लेकिन विल हैं वो बिल्कुल भी इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे जो वो कह रहे थे, क्योंकि वो तो कुछ अलग ही कर रहे थे ना, वो तो विमान को संतुलित करने में उनका पूरा ध्यान था। लेकिन क्या करते, यहाँ पर आदर्श थे, मेंटोर को कुछ मतलब मेंटोर का एक रिस्पेक्ट भी रखना है ना, तो उन्होंने मेंटोर की रिस्पेक्ट भी रखी, साथ साथ में अपनी बात भी आसानी से बोली, वो भी तब जब वो सफल नहीं हुए थे। तो पूरी जो अभी दो कहानियों का कंक्लूजन ये है कि आप खुद ही सोचिए, जो किसी क्षेत्र में बहुत अव्वल ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो, चाहे उनके मेंटर हो चाहे वो कंपनी हो, वो भी अगर मना कर दे कि भाई जो तुमने ढांचा बनाया वो बिल्कुल बेकार है, तुमसे नहीं होगा, तुम इस काम को मत करो, क्योंकि दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि वो गलत थे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह में सही थे, मेंटर भी सही थे, क्योंकि उन्होंने जो शोध कर चुके थे उन्हीं के तथ्यों में वो सारी चीजें बोली थी उनको। लेकिन देखिए, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। अगर दुनिया जीतनी है ना, तो दुनिया तभी जीती जाती है जब कुछ अलग करो। राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने बिल्कुल भी किसी की बात नहीं सुनी, सबके विशेषज्ञों की बात को खाली उतना ही सुना जितना वाजिब था, उतना ही सुना उन्होंने, उनसे चीजें सीखते रहे। जब किसी ने इंजन नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का इंजन बनाऊंगा, खुद का इंजन इजाद कर दिया। उस दौरान 4 सिलेंडर का 12 हॉर्स पावर देने का इंजन खुद ही उन्होंने क्रिएट कर दिया। इनमें उनकी मदद की, जो साइकिल जब व्यापार करते थे उनमें उनके एक कारीगर थे, चार्ल्स टेलर उनके कारीगर थे, उन्होंने भी बहुत साथ दिया, तो उन्होंने खुद का इंजन डेवलप कर दिया। अब सोचिए जोखिम, कितना बड़ा जोखिम है। इंजन तैयार हो गया, ग्लाइडर तैयार कर दिया, लेकिन भैया प्रशिक्षण के दौरान कूदना तो खुद ही है पहाड़ी से। ये कितनी बड़ी चीज होती है। हर किसी ने मना कर दिया, परिवार वालों ने मना कर दिया, आस पड़ोसियों ने मना कर दिया, जो करीबी जन थे उन्होंने मना कर दिया कि भैया क्यों जान जोखिम में लेके चल रहे हो, क्योंकि दुनिया तो मर रही है। आज की बात नहीं है, तब की बात है जब सेफ्टी नहीं हुआ करती थी। सब कुछ बना दिया, प्रशिक्षण के लिए पहाड़ी से कूदना तो खुद ही है,
वो तो नहीं आएगा ना कोई और। तो उसके बाद भी निडरता से लगे, उन्होंने बोला देखी जाएगी जो भी होगा। इंजन भी खुद का बना दिया। सब मना कर रहे थे, बोल रहे थे बेवकूफ हैं, पागल हैं, मरेंगे, अपने साथ साथ औरों को भी मारेंगे, लेकिन पागल कहां सुनते हैं किसी की। चल दिए, उन्होंने प्रशिक्षण किया। अब देखिए एक और बात बिल्कुल गौर से सुनने वाली है, सारी चीज कर दी, लेकिन जब शुरुआत में प्रशिक्षण किया पूरा विमान ढह गया। विमान मतलब जो पैराग्लाइडर बनाया था उन्होंने, ग्लाइडर टूट गया। बड़े भाई की बहुत बड़ी दुर्घटना, मतलब मृत्यु होने वाली थी। उनका जो गला था वो गला तक, फेस तक कट गया था उनका। इस कंडीशन में कोई भी हार मान लेगा, दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा आदमी वो भी हार मान जाएगा, क्योंकि जो मशीन बना रहा है वो मशीन उस हद तक कामयाब नहीं हो पा रही है। आदमी मौत के मुंह में चला गया, विशेषज्ञों ने मना कर दिया, मशीन वालों ने मना कर दिया, आस पड़ोस के लोग मना कर रहे, भैया क्यों मरना चाह रहे हो जब मरना है। लेकिन वही है ना, देखिए इतिहास तो ऐसा ही लिखा जाता है। फिर कोशिश करी, जो टूटा हुआ विमान था उसको खुद बनाया और उसके बाद फिर ट्राई किया। फिर बात आती है 17 दिसंबर 1903 की। वो सुबह थी 10:30 तक। एक चीज और है कि जो 17 दिसंबर को उन्होंने और भी बहुत सारे प्रयास किए थे, 4 बार प्रयास कर चुके थे, उससे पहले चारों बार वो फेल हो चुके थे, लेकिन 5वें प्रयास में जाके वो सफलता उन्हें मिली थी। जब उन्होंने 10:30 में 5वीं फ्लाइंग करी, उस दौरान उन पे केवल 3 साथी उनके थे। 2 भाई वो खुद थे, एक उनका लकड़ी का व्यापारी था और एक था फोटोग्राफर, क्योंकि उस समय वीडियोस वगैरह की कोई वीडियोस नहीं होती थी। उस समय कोई इस प्रकार के कोई गैजेट नहीं थे जो वीडियोस वगैरह बना पाए, तो कुछ तो बनाना था, लेकिन उस दौरान भी चल गए। जब उन्होंने 5वां प्रयास किया, 5वां प्रयास 12 सेकंड का था और उन्होंने उड़ान भरी 120 फीट, और वो भी नियंत्रण के साथ नीचे आए। उस का कीर्तिमान है ये, जो आज हम आधुनिक उसमें देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया 3x उन्होंने 3x मॉड्यूल उन्होंने इजाद किया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, उसका पेटेंट उनको मिल गया था बाद में, और साथ में जो 3x की जो कैलकुलेशन है, जो उन्होंने जो शोध करके दिया, वो आज भी चल रही है, आधुनिक उसमें भी वही चल रहा है, इसलिए तो राइट ब्रदर्स को माना जाता है। तो इस प्रकार उड़ान भरी, 12 सेकंड की उड़ान थी, 120 फीट गया नियंत्रण के साथ। वो इतिहास लिखा गया आधुनिक युग में। तो इस प्रकार नॉर्थ कैरोलिना के रेगिस्तान से 17 दिसंबर 1903 में दोनों भाइयों ने उस रेगिस्तान से इतिहास लिख दिया, जिसमें कि 12 सेकंड के लिए उनका विमान 120 फीट की हाइट में गया और उसके बाद सफलतापूर्वक नियंत्रण से नीचे आ गया। अब देखिए प्रशिक्षण तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो प्रशिक्षण किया था उसको कोई भी उनका विश्वास नहीं कर रहा था। दरअसल जिस समय प्रशिक्षण हुआ उस दौरान तो केवल 5 ही थे वो राइट ब्रदर्स को मिला के। तो जब उन्होंने किसी को बोला तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। अब बात होती है, फ्रांस में एक प्रदर्शनी लगी हुई। तो जब फ्रांस में एक प्रदर्शनी हुई तो उसमें जब राइट ब्रदर्स ने सबको बताया ये सारी चीजें, तो किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। बल्कि यहां तक कि फ्रांस का एक न्यूज़पेपर था, उन्होंने तो उनको इतनी अभद्र टिप्पणी उन तक कर डाली कि ये बतख की गर्दन वाला एक अजीब सी शक्ल वाला, मतलब बिल्कुल बेकार सा दिखने वाला आदमी आया है और इसकी मशीन भी बिल्कुल इसी की तरह है। लेकिन राइट ब्रदर, देखिए वही होता है, महान लोग होते हैं वो लड़कर नहीं कुछ कर दिखाते हैं। तो बिल्कुल नाराज नहीं हुए, उन्होंने बिल्कुल उनका कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन देखिए इतनी बड़ी किरकिरी होने के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन उसी दिन उन्होंने इतने बड़े बड़े कीर्तिमान हासिल किए कि दुनिया को लड़कर नहीं कर दिखाया। उस दिन उन्होंने 52 माइल की सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जो कि उस समय का रिकॉर्ड था। साथ में ये करने के बाद उन्हें 2 लाख फ्रेंच का पुरस्कार भी उनको मिला। और इसके साथ उनको 30 इंजन बनाने का भी फ्रांस से ऑफर आया। तो वही बोलते हैं ना कि लड़कर नहीं कुछ कर दिखाया। तो इस प्रकार रही राइट ब्रदर की जर्नी। बाद में उन्होंने 1909 को अपना पेटेंट, जो क्योंकि उस समय तक बहुत सफल हो गए थे वो, तो 1909 को उन्होंने अपना पेटेंट यूएस मिलिट्री के हाथों सौंप दिया। लेकिन उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उनका जो इंजन था, इंजन की डिमांड हर जगह से, पूरे विश्व से उनकी डिमांड आ रही थी। तो उसके चलते उन्होंने 1909 में ही एक राइट ब्रदर्स नाम की कंपनी का उद्घाटन कर दिया।
वो अच्छी चल रही थी, लेकिन उसी दौरान छोटे भाई 1912 में एक टाइफाइड के दौरान उनकी छोटे भाई विल्बर उनकी वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। उसके कारण बड़े भाई को ऑलवेयर को बहुत ज्यादा मतलब उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। वो छोटा भाई जिन्होंने बचपन से लेकर उनका साथ दिया था, वो आज इस दुनिया में नहीं था। तो उसके चलते वो काफी ज्यादा मतलब उनको काफी सारा डिप्रेस हो गए वो, और इसके चलते उन्होंने 1915 में उन्होंने कंपनी को बेच दिया, कंपनी के राइट्स किसी और को दे दिए। साथ में फिर बहुत ज्यादा फिर आधुनिक युग आता रहा, प्लेनों में बहुत सारी नई नई चीजें आती रही, शोध होते रहे और आजकल का विमान बन गया। तो इसी दौरान फिर अप्रैल 1948 में बड़े भाई ऑलवेल वो भी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन दोनों भाई इस दुनिया को अलविदा कहकर जाए उससे पहले उन्होंने दोनों भाइयों ने इतना महान इतिहास इस आधुनिक युग को दे दिया है कि जब जब कोई भी व्यक्ति हवा में उड़ान भरेगा तो हमेशा राइट ब्रदर्स का नाम उनकी जुबान पर, उनके जहन पर हमेशा रहेगा। तो इतनी महान चीज करके, इतना महान तोहफा देकर वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। तो ये कहानी थी उन दो भाइयों की जो आधुनिक युग के सबसे बड़े आविष्कारक के रूप में जाने जाते रहेंगे जब तक ये संसार रहेगा। तो इस पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को अगर हम समराइज करें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले तो यदि आप पढ़ाई लिखाई में उतने अच्छे नहीं हैं, उतने अव्वल नहीं हैं, उसके बाद भी आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी कल्पना शक्ति को हमेशा आगे रखें। दूसरी चीज, आप सदैव परिवर्तन से कभी ना डरें, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन करते रहें, सीखते रहें। हमारी जिंदगी में जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमें सिखाते हैं, वो हमें तजुर्बा देते हैं। देखिए, तजुर्बा गलत नहीं होता। तजुर्बा गलत तब होता है जब हम कम सीखे गए तजुर्बों को एकदम से हम उतारते हैं अपनी जिंदगी में और फिर सोचते हैं कि हम उसमें सफलता पा लेंगे। तो सफलता की कामना करना, वो भी जल्दी, वो ज्यादा वो नुकसान देता है, वरना तजुर्बा हमेशा आपके काम आएगा ही आएगा। राइट बंधुओं की बात करें तो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, 10वीं कक्षा तक ही पढ़ पाए, बहुत सारे विद्यालयों ने उनमें स्कूल से भी निकाल दिया, लेकिन बहुत से काम करे। जब आने वाले टाइम पे उनके जो टीनेजर थे बहुत काम किए, प्रिंटिंग प्रेस खोली, न्यूज़पेपर बेचे, न्यूज़पेपर की मशीन बनाई, सारे के सारे विफल हो गए जितने भी व्यापार किए उन्होंने। पतंग का बिजनेस शुरू करने की, वो भी व्यापार। तो इतनी चीजें करी, उन सब में विफलता प्राप्त करते रहे। केवल एक साइकिल का उनका जो व्यापार था वो चला, लेकिन हर व्यापार से कुछ ना कुछ सीखते रहे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज विफल हो गया, सीखते रहे। और ये उनकी साइकिल व्यापारी था जो उन्होंने इस प्रकार की सोच उन पे आ गई कि जो उस समय के जितने भी संस्थान थे, खोजकर्ता थे, बड़े से बड़ा अव्वल दर्जे का विशेषज्ञ भी थे, वो जो काम नहीं कर पाए वो उन्होंने कर दिया। शुरुआत में शौक के लिए काम किया, लेकिन बाद में अपने शौक को किस प्रकार जुनून में बदलते हैं वो सिखाया राइट ब्रदर्स ने। तीसरी चीज, देखिए, अगर हम ठीक हैं, अगर हम सही काम कर रहे हैं कोई भी, और हम जो काम कर रहे हैं उससे किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो बहरे बन जाओ। दुनिया को, आस पड़ोस को, जितने भी संसार है उनको सुनना बंद कर दो। ये हमें सिखाते हैं राइट बंधु। क्योंकि देखिए, जो अब हमें बहुत सारे संस्थान हैं या बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, वो अपनी राय देते हैं, लेकिन कुछ जो बहुत महान काम करना होता है उसमें कुछ हटकर करना पड़ता है। राइट बंधुओं को देखिए, बहुत मेहनत करने के बाद अपना ग्लाइडर बनाया, उसके लिए जब मशीन लेने के लिए गए तो मशीन निर्माता, सारी कंपनियों ने मशीन देने से, इंजन देने के लिए मना कर दिया कि आपका तो ढांचा ही बेकार है। क्योंकि उनकी भी गलती नहीं थी, उनकी गलती इसलिए नहीं थी क्योंकि उस समय दुर्घटनाएं बहुत हो रही थी। तो उन्होंने ये देखा कि दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं, दूसरी बात इनका ढांचा ही बेकार है। तो जो संस्थान थी, जो कंपनियां थी, जो इंजन बनाती थी, उन्होंने मना कर दिया। तो वो ऐसे तो नहीं करा होगा, उनके कितने तर्क होंगे, बहुत सारे उन पे वैज्ञानिक होंगे, साइंटिस्ट होंगे, उन सबको राइट बंधुओं ने दरकिनार कर दिया। अपना खुद का इंजन इजाद कर दिया उन्होंने। कितनी बड़ी चीज है। उसके बाद परीक्षण भी तो करना था, परीक्षण के लिए भैया ऊंचाई से कूदना तो खुद ही था ना। तो कितनी बड़ी हिम्मत होती है, कितना बड़ा जिगर होता है, जबकि दुनिया कह रही है कि तुमसे नहीं हो पा। जब दुनिया से नहीं हो पा रहा तो तुम क्या करोगे। साथ साथ में उनके जो मेंटोर, जिस मेंटोर को वो पूछते थे, उन मेंटोर ने
जब उन मेंटोर ने, उन्होंने भी एक जो हम बात कर चुके हैं, जो एक इंजीनियरिंग की विश्व उसमें गए, वहां पर स्पीच देनी थी, वहां पर उन्होंने भी यही कहा कि जो ऑरविल है, ये ऑरविल ये वही चीज मानते हैं जो मैं मानता हूं, ये जो हर कोई मानता है कि प्लेन के इंजन की शक्ति बढ़ाने पे काम करो, लेकिन वो उससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखते थे। देखिए ये बात हम तब की कर रहे हैं जो वो सफल नहीं मिले थे। एक बार आदमी सफल हो जाए, तो आदमी अगर सफल हो गया तो फिर तो वो कुछ भी बोले, अगर वो एज ए स्पीकर भी है तो कुछ भी बोलेगा तो उसको तालियां ही मिलेगी। लेकिन आप सफल नहीं होते, दुनिया आपके विरोध में है, ये विरोध ही कहेंगे। अब देखिए, ना उनके मेंटोर गलत थे, ना वो कंपनियां गलत थी, ना उनको जो एडवाइस दे रहे थे वो गलत थे, क्योंकि उन्होंने जो शोध हो चुके थे उनके तथ्यों के आधारित में ही उनको बोला। यानी अगर राइट बंधु वही काम करते जो सब कर रहे हैं, तो शायद हो सकता था कि हम एक अच्छा विमान, हवाई जहाज में हम हवाई जहाज का निर्माण ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑलरेडी जो न्यूज़पेपर था, जो आर्टिकल था 1903 का जो आर्टिकल था 8 दिसंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स में तो पहले ही बोल दिया था कि भैया एक सफल विमान बनाने में जो यात्रियों को ले जा सके उसमें 10 लाख साल लगेंगे। तो एक्सपर्टों ने तो पहले ही अपना ओपिनियन दे दिया कि भैया शोधों के अनुसार ये है कि 10 लाख साल लगेंगे अगर एक अच्छा विमान बनाना है। तो वो तो वही चल रहा था। लेकिन राइट बंधु वही कहते हैं ना, अपने समस्त जितने भी एक्सपीरियंस हो उसको संभाल के रखो, और यदि आप सही काम कर रहे हैं, खुद पर विश्वास रखो। कभी कभार इस संसार में बहरा होना भी फायदेमंद होता है। और आज देखिए, राइट ब्रदर्स का नाम, जिन्होंने एक शौकिया तौर पर शुरू किया था और लास्ट में उसको जुनून में बदल दिया, और आज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो जब जब कोई भी व्यक्ति उड़ान भरेगा आसमान में, तो वो राइट ब्रदर्स का नाम जरूर लेगा। तो उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को सच करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। धन्यवाद।